कहानी सूर्यगढ़ नाम के एक शहर की है, जहां एक राजा का महल था। उसमें आज एक राजकुमारी का जन्म हुआ। राजकुमारी के जन्म से महक के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। महल वालों ने राजकुमारी का नाम राजकुमारी आर्या रखा। कुछ समय बाद देखिए महाराज, हमारी आर्या कितनी प्यारी लग रही है। हाँ मोहिना, हमारी बेटी पूरे राज्य की शान बनेगी। माँ, मुझे बाहर जाकर रोशनी देखनी है। नहीं बेटी, अभी बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा है। ऐसे में बाहर जाना बिल्कुल सही नहीं है। रानी मोहिना ऐसा कहकर अंदर चली जाती है। मोहिना के जाने के बाद राजा को महल के बाहर कोई बुलाता है, इसलिए वह महल के बाहर जाते हैं। राजा को बाहर जाते देख छोटी राजकुमारी राजा के पीछे चल देती है। थोड़ी देर बाद राजा महल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन छोटी राजकुमारी अंदर नहीं आती है। महाराज, राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या? मेरी बेटी, मेरी आर्या कहाँ चली गई? पूरे राज्य में खोज शुरू करो, मेरी बेटी मिलनी चाहिए। राजा के सैनिकों ने पूरा महल छान मारा, लेकिन आर्या कहीं भी नहीं मिली। सुबह हो जाती है। सूर्यगढ़ के पास वाले गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता है। गीता और रामू दोनों खेत जा रहे होते हैं कि तभी गीता, देखो, यहाँ एक छोटी बच्ची अकेली बैठी है। हाँ, यह कौन है? रामू और गीता आर्या से पूछते हैं, लेकिन आर्या डरी हुई होती है। वह कुछ नहीं बोलती। बेचारी बहुत डरी हुई है, बेचारी बहुत डरी हुई है। अब से ये हमारी बेटी होगी। रामू और गीता दोनों आर्या को अपन साथ लेकर जाते हैं। वे दोनों आर्या का नाम गौरी रखते हैं। वे तीनों बहुत खुश रहने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। राजकुमारी आर्या अब बड़ी हो जाती है। उसे महल का कुछ याद नहीं रहता है। वो गौरी और रामू को अपने माता पिता मानने लगती हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी एक शाम गौरी तालाब के किनारे फूल तोड़ने गई। तभी अचानक उसे पानी में अपना चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके हाथ में चमकता हुआ एक सुनहरा कंगन दिखाई देने लगा। गौरी डर गई और भागकर घर आ गई। माँ, देखो मेरे हाथ में ये कंगन कहाँ से आया? गीता और रामू भी हैरान रह गए। वह कंगन बहुत कीमती लग रहा था। उसके ऊपर एक राजमहल का निशान बना था। रामू सोच में पड़ गया। ऐसा कंगन तो सिर्फ राजघरानों में होता है। उधर कमला ने यह सब छिप कर देख लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि गौरी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने मन ही मन एक चाल चलने की ठानी। कमला बहुत लालची महिला थी। उसे लगा कि अगर गौरी के बारे में वह राजा को बताएगी तो उसे बदले में सोना मिलेगा। अगले दिन कमला गांव के सैनिकों के पास पहुंची और बोली, मुझे लगता है वर्षों पहले खोई हुई राजकुमारी इस गांव के पास वाले गांव में है दी है। सैनिकों ने यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा ने तुरंत उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। इसलिए राजा ने सूर्यगढ़ में एक विशाल मेले का आयोजन किया और आसपास के सभी गांव वालों को बुलाया। सूर्यगढ़ में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। रानी मोहिना और आर्या किसी कारणवश आपस में टकरा जाते हैं। तभी मोहिना देखती है कि उस लड़की के गले में वही लॉकेट होता है जो मोहिना ने छोटी आर्या को पहनाया था। रुको बेटी, तुम्हारे गले का ये लॉकेट। ये तो बचपन से मेरे पास है। क्या? तुम कहाँ से आई हो बेटा? यही पास में एक गांव है, वहीं से आई हूँ। ऐसा ही लॉकेट मैंने अपनी बेटी को पहनाया था। तभी रामू और गीता और राजा भी वहां पर आते हैं। रानी मोहिना उन तीनों को सारी बात बताती है कि किस तरह उनकी बेटी खो गई थी और उसके गले में भी ऐसा ही लॉकेट था। रामू और गीता समझ जाते हैं कि गौरी उन्हीं की बेटी है। महाराज, यही आपकी खोई हुई राजकुमारी है। मेरी बेटी, आखिर तुम वापस आ गई। मेरी बेटी, आखिर तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, आर्या।
ये सब आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गीता गौरी को सारी बात बताती हैं। लेकिन माँ, मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार है। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटी, हम दोनों तुम्हारे असली माता पिता हैं। आप मेरे असली माता पिता हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे इतनी बड़ी किया है। ये भी मेरे माता पिता है। बेटी, आज हमें तुम पर गर्व है। आज से हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। उसके बाद राजा और रानी दोनों राजकुमारी आर्या और रामू और गीता को साथ लेकर महल में चले जाते हैं। उस महल में जाने से रामू और गीता की भी जिंदगी सुधर जाती है। वहां पर रामू और गीता को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ वहां पर रखा जाता है। राजकुमारी आर्या अपने असली माता पिता और उसका पालन पोषण करने वाले माता पिता दोनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है। रिया, क्या बना रही हो? आज कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज आपके देवर ने कढ़ी पकौड़ी की फरमाइश करी थी, तो फिर क्या था। आज मैंने डिनर में वही बनाया सबके लिए। साथ में मिक्स वेज रायता और मिक्स अचार भी है। अरे वाह देवरानी जी, आपको पता है आपकी बनाई हुई कढ़ी पकौड़ा तो सबको बहुत पसंद है। इतना कहकर बड़ी बहू मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। इधर रिया खाना बनाने में बहुत बिजी होती है। रिया को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए खाने के मामले में वह हमेशा सबसे आगे रहती थी और उसके बनाए हुए खाने की सब बहुत प्रशंसा करते थे। थोड़ी ही देर में रिया खाना बनाकर सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाने आते हैं। अरे रिया, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो बहुत संतुष्टि मिलती है। दिन भर की सारी ऑफिस की थकान उतर जाती है। अरे हाँ भाभी भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके हाथों में तो जादू है। दरअसल रिया को खाना बनाने का बहुत शौक था। वह रोज रोज घर पर नई नई डिश बनाकर एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसका किया हुआ एक्सपेरिमेंट सभी को बहुत पसंद आता है। सब उसकी खूब तारीफ किया करते थे। अरे रिया बहू तो सच में अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा। अरे जो इसका बनाया हुआ खाना एक बार खा लेता है ना, तो बस बार बार रिया ही रिया पुकारता है। देखा नहीं पड़ोसन मानवी को? वो जब कीर्तन में आई थी तब उसने रिया के हाथ की बनी हुई खीर खाई थी। आज भी याद करती है उस खीर को। सरला देवी की बात सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ऐसे ही सरला देवी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक शाम पलक अपने घर के बाहर लगे हुए पौधों में पानी दे रही थी। तभी पड़ोसन मानवी वहां आती है और कहती है, अरे पलक बहू, तेरा गार्डन तो हर वक्त चहकता ही रहता है। चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी, तेरे गार्डन में तो फूल खिले ही रहते हैं। और एक मेरा गार्डन है। मैं चाहे कितना ही अच्छा पौधा लिया आऊं नर्सरी से, एक फूल तक नहीं आता उन पे। पहले ही सूख जाता है पौधा। आखिर हमें भी तो बताना, तू इन पौधों में क्या डालती है? अरे मानवी काकी, पेड़ों का और पौधों का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों की तरह। इन्हें समय समय पर पानी देना होता है और ना कि हर वक्त पानी से भरकर छोड़ दो। कुछ पौधों को सिर्फ नमी चाहिए होती है और कुछ को दिन में तो सिर्फ एक बार पानी ही बहुत होता है। और फिर मैं तो अपने पौधों में अपने घर की बनाई हुई नीम की खली और गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। पड़ोसन मानवी और पलक आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी सास सरला देवी वहां आकर कहती हैं, अरे मानवी बहन, ये तो हर वक्त अपने पेड़ों की चिंता में ही लगी रहती है। घर में जो भी सब्जियों के छिलके बचते हैं ना, सबको अलग अलग डिब्बों में भर के रख देती है। और जब 10 से 12 दिन में वो सड़कर खाद बन जाए ना, उन्हीं को पानी छानकर इन पेड़ों में डालती है मेरी बहू। सही कहा सरला बहन तुमने। पर तुम देखो ना, तुम्हारी बहू की मेहनत तो बहुत अच्छा रंग लाती है। कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल खिले हैं। वरना मुझे देखो, मैं भी पिछले हफ्ते नर्सरी से 2-3 तरह के गुलाब के पौधे लेकर आई थी। दोनों के दोनों ही सूख गए। दरअसल पलक को गार्डनिंग का बहुत शौक था।
उसे खेती भी बहुत अच्छे से करनी आती थी, लेकिन यहाँ वो केवल सिर्फ फूल पौधे ही उगा रही थी। सरला देवी और पलक भी अपना काम खत्म करके घर के अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है, नंद काजल कॉलेज से अपने घर आती है, लेकिन वह थोड़ी सी उदास होती है। मोनिका भाभी, 4 दिन बाद मेरी फ्रेशर पार्टी है। सभी लड़कियों ने तो इतनी इतनी प्यारी ड्रेस बनवाई है और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है उनकी। मेरे पास ड्रेस तो हो गई है तैयार, लेकिन समझ नहीं आ रहा उस ड्रेस के ऊपर कौन सी ज्वेलरी पहनूं। मेरा तो अभी तक कुछ तय ही नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम इतना उदास क्यों होती हो? तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी ज्वेलरी चाहिए, मैं वैसे ही बना दूंगी। और फिर देखना हमारी प्यारे ननद जी सबसे अलग दिखेंगी। क्या सच में भाभी आप मेरे लिए ज्वेलरी बना दोगे? भाभी, आप मुझे मेरी ज्वेलरी इतनी सुंदर बनाना कि मैं कॉलेज में सबसे अलग दिखूं और मेरी सारी घमंडी दोस्तें पूछती रह जाए कि ज्वेलरी मैंने कौन से ज्वेलर से ली है। काजल की बात सुनकर मोनिका हंसने लग जाती है, जिसके बाद अपने फोन में से कुछ फोटोज निकालकर ज्वेलरी की अपनी भाभी पलक को दिखाती है। अरे बस मैनर जी, मैं समझ गई। आप समझो आपका काम हो गया है। मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही ज्वेलरी बनाकर दूंगी और देखना मिस फ्रेशर का अवार्ड तो आपको ही मिलेगा। भाभी की बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है। फ्रेशर पार्टी में सिर्फ 3-4 दिन ही बचे होते हैं। काजल और मोनिका दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट चले जाते हैं। मोनिका एक कॉस्मेटिक वाली शॉप पर जाती है, जहां से वो ज्वेलरी मेकिंग का छोटा मोटा सारा सामान ले लेती है। थोड़ी ही देर बाद दोनों ननंद भाभी घर वापस आ जाती हैं। मोनिका अपनी ननद कविता के लिए ज्वेलरी बना ही रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन मानवी देवी आ जाती है। अरे मोनिका बहू, तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज वालों ने ये जो फ्रेशर पार्टी करी है, उसी के लिए मुझे इस निक्की के लिए कुछ ज्वेलरी बनवानी थी। भाई, बाहर बाजार में तो देखो ज्वेलरी के दाम आंसू छू रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि नकली ज्वेलरी भी आजकल असली सोने को मात दे रही है। बहू, अगर तेरे पास थोड़ी सी फुर्सत है तो तू अपनी ननद कविता के साथ साथ निक्की की भी ज्वेलरी बना दे। बहू, अपनी तो घर की सी बात है, थोड़ा सा टाइम निकाल ले। काकी, मैं ज्वेलरी तो बनाती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप देख रहे हो ना, घर में इतने सारे लोग हैं, सबके कपड़े, खाना, सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। और फिर मैंने अभी अभी कविता की ज्वेलरी का काम लिया है, इसमें भी बहुत समय लगेगा। और इस मैडम ने तो बहुत ही मुश्किल डिजाइन चुना है। इसी डिजाइन को बनाने के लिए मुझे पूरी रात दिन ज्वाइन जागकर काम करना पड़ेगा। इतना कहकर मोनिका मानवी देवी को वहां से समझाकर विदा कर देती है। थोड़े ही दिन बाद कविता की ज्वेलरी भी बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह भाभी, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप इतना प्यारा नेकलेस बना देंगी। मैंने तो सच में नहीं सोचा था। ये तो उस फोटो वाली ज्वेलरी से भी काफी अच्छा लग रहा है। देखना देखना, अब मिस वैशा का खिताब तो मुझे ही मिलेगा। दोनों वहां बातें कर ही रही थीं कि तभी रिया और पलक भी वहां आ जाती हैं। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर नेकलेस बनाया है। और मेरे कज़न की शादी है ना, तो मेरे पास साड़ियाँ तो बहुत है। आप प्लीज़ मेरे लिए उनके मैचिंग की ज्वेलरी बना दोगी। लगता है हमारी बड़ी भाभी को तो शॉप खोल लेनी चाहिए। जिसके बाद सभी हंसने लग जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। तभी पलक कहती है, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तुमने। मोनिका दीदी तो इतनी अच्छी ज्वेलरी बनाती है कि उनके टक्कर की ज्वेलरी आसपास के ज्वेलरी शॉप्स पर भी नहीं मिलेंगी। और जब हमारे घर पे ही डिजाइनर बैठा है तो हम बाहर क्यों जाएं? ऐसे ही सभी फिर हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फ्रेशर पार्टी का दिन भी आ जाता है, जिसके बाद नंद काजल अपनी भाभी की बनाई हुई ज्वेलरी और सुंदर सा गाउन पहनकर अपनी पार्टी में चली जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। काजल वापस घर की तरफ आ ही रही होती है। वो आकर अपनी मम्मी और भाभीयों को सारी बातें बताती हैं। अरे मम्मी, तुम्हें पता है आज सारी लड़कियां मुझसे जल रही थीं। सभी पूछ रही थी कि ये नेकलेस मैंने कौन सी शॉप से लिया है। तो फिर तुमने क्या कहा बेटा? तुमने बताया नहीं कि ये नेकलेस तो तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी ने ही डिजाइन करी है। हाँ मम्मी, मैंने बिल्कुल सही बताया उनको भी। मैंने कह दिया कि ये डिज़ाइन मेरी भाभी ने बनाया है और वो सिर्फ मेरे लिए ही डिज़ाइन बनाती है, किसी और के लिए नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
एक दिन की बात होती है। पलक घर में कुछ बचे हुए टमाटर जो कि खराब पड़ जाते हैं, उन्हें उनके बीज एक क्यारी में डाल देती है। कुछ दिनों बाद वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर के पौधे लग जाते हैं, जिस पर काफी छोटे छोटे और सुंदर सुंदर लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। अरे वाह बहू, तुमने तो फूलों के साथ साथ टमाटर की भी खेती तैयार कर ली। अरे पलक भाभी, आपके टमाटर तो बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया स्वाद है भाई उनका। कल रात मैंने रोटी के साथ सलाद में एक टमाटर खाए थे। सच में बहुत बढ़िया स्वाद था उनका। अरे पलक बहू, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। तुम तो गलती से भी कोई बीज यहाँ वहाँ डाल दो ना, तो भी तुम्हारा पौधा बनकर तैयार ही हो जाता है। देवरानी के हाथ में कोई जादू नहीं है, यह तो उनकी अच्छी खासी नॉलेज है, पेड़ पौधों को कैसे लगाना है कैसे नहीं। और मैं तो कह रही हूँ, अगर यह अपना व्यापार शुरू कर देना तो देखना यहाँ सब लोग हमसे ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगा देंगे। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन की बहू छाया पलक के घर के आगे से गुजरती है। अरे आ जाओ छाया बहन, आज कैसे आना हुआ? तुम तो कभी दिखाई भी नहीं देती आजकल। अरे बहन, कुछ नहीं। वो सब्जी वाला इतनी देर से घर के सामने खड़ा था, मुझे उससे टमाटर लेने थे, पर मुझे उसकी आवाज ही सुनाई नहीं दी। जब तक आई तब तक वो जा चुका था। छाया पलक से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर पलक के घर के बाहर गमले पर जाती है, जिन पर काफी लाल लाल टमाटर बहुत अच्छे लग रहे थे। अरे पलक, तूने तो कमाल कर रखा है बहन। अभी तक तो तुम्हारे पौधों की सिर्फ मोहल्ले में खुशबू बिखरी रहती थी, और अब तो तूने सब्जियां भी लगानी शुरू कर दी। जरा देखो तो इन छोटे छोटे पौधों पर कितने अच्छे अच्छे टमाटर लग रहे हैं। क्या तुम सब्जी वाले को भी पीछे कर रही हो? बहन तुम अभी रुको, मैं तुम्हें अभी टमाटर तोड़कर देती हूँ। पलक फिर छाया को बहुत ताजा ताजा लाल लाल टमाटर तोड़कर देती है। वैसे पलक, अगर तुम थोड़ी सी जगह और साफ कर लो ना, तो यहाँ और भी सब्जियों के पौधे लगा सकती हो। और तुम्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज है खेती बाड़ी के बारे में। यह कहकर छाया वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रिया के सगे भाई की शादी होती है। अतीत, भैया की शादी में मुश्किल से 10 दिन ही बचे हैं और आप हो कि अभी तक ऑफिस से फ्री ही नहीं हो। अरे, मुझे अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग करनी है। कपड़े तो हमने फिर भी ले लिए, आपका तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन मुझे तो कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी भी तो लेनी पड़ेगी ना। कहीं चूड़ी, कहीं नेकलेस, ये सारी चीज़ें लेने में बहुत टाइम लग जाता है। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, जल्दी से शॉपिंग पर ले चलो तुम्हें भी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा। इस संडे हम पक्का चलेंगे। यह कहकर अतीत ऑफिस में चला जाता है कि तभी पलक वहां आ जाती है। अरे तुम मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? जब हमारे घर में ही ज्वेलरी डिजाइनर है, तो तुम अतीत के साथ शॉपिंग का इंतजार क्यों कर रही हो भला? रिया और पलक वहां बात कर ही रही थी कि इतने में मोनिका आ जाती है। पलक बिल्कुल सही कह रही है। चलो, तुम मेरे साथ बाजार चलो और मुझे बता दो पहले तुम्हें किस तरह की ज्वेलरी बनवानी है। उसके हिसाब से हम छोटा मोटा जो सामान लगेगा वो लेकर आते हैं। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी बाजार जाने के लिए वहां से निकल जाती हैं, जहां वो फिर से कॉस्मेटिक के शॉप पे जाते हैं। फिर वहां से ज्वेलरी मेकिंग का सारा सामान लेते हैं। सारी चीजें खरीदकर वो घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद मोनिका दिन रात मेहनत करके रिया के लिए खूबसूरत सा ज्वेलरी डिजाइन करती है। वो छोटे छोटे नेकलेस और इयररिंग्स के काफी सारे पेयर बनाकर रिया के लिए तैयार कर लेती है। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार ज्वेलरी बनकर भी तैयार हो जाती है। दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बनाई है आपने। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको फोटो में दिखाया था। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुओं को काम करने का हौसला मिल जाता है। इसी तरह अपने अपने काम में सभी तीनों बहुएं लग जाती हैं। पलक घर के आगे वाली जगह को साफ कर कर उसमें बहुत सारी सब्जियों के पौधे लगा देती हैं। गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरे टमाटर, आलू सभी सब्जियां लगा देती हैं। उधर रिया भी अपना कुकिंग का काम शुरू कर देती है। डिलीवरी का काम अतीत संभाल लेता है। धीरे धीरे तीनों बहुओं को काम चल जाता है और पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि अगर साथ हो तो सपना भी साकार हो सकता है। आपके अपने चैनल परी ट्यूनस की कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तुम्हारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।